Assalamualaikum. As we have P4 on 20th of May, so I'm going to start past papers. This is May-June paper 42 2024. ओके, सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको एक सर्किट गिवन है, उसमें आपको एक पावर सोर्स नज़र आ रही है, एक एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट है और XY के नाम से हमारे पास दो यहाँ पर डिवाइस नहीं लगी हुई है, लेकिन आपको 2 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं विद डायोड, और आपके पास एक रजिस्टर है P के नाम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड व्हेन डिफरेंट करंट्स फ्लो थ्रू इट। द स्टूडेंट सेट्स अप द सर्किट एज शोन इन फिगर 1.1. The student connects a voltmeter into the circuit to measure the potential difference across diodes. So you just need to connect a diode, connect a voltmeter, and voltmeter always connect parallel. So you will connect voltmeter, ठीक है, across diode. So this is, you will get 1 mark here. Okay, part B. So in part B, what we used in the circuit, we have a connecting lead, terminal X and Y together. We have switch, voltmeter, ammeter. Okay, open the switch and remove the connecting lead. Okay, we have voltmeter, we have a reading of a voltmeter, और आपके पास ammeter में उसमें ammeter की रीडिंग भी शो हो रही है। अब यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इफ़ यू कैन राइट डाउन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर अंडर वोल्टमीटर कॉलम, और इसी तरह आप करंट के नीचे एमीटर के नीचे करंट की रीडिंग नोट डाउन कर लें। तो बड़ा आसान है। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए यहाँ पे 1 एक लाइन कितने के बराबर है, और इसके करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो आपको नंबर नज़र आ रहा है ना, आप वो लिख दीजिए, और वो नंबर कितनी लाइन के बाद आ रहा है, 5, 10, 15, 25, इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.04. दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ 1 स्मॉल लाइन। ये जो आपको 1 स्मॉल लाइन नज़र आ रही है, ये 0.04 के बराबर है। तो आपने ये रीडिंग नोट डाउन करनी है, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 5, 10, 15, 20 and almost 20.5 पे। So when you multiply 0.04 by 25, you will get the voltmeter reading which is 0.82. ये आप यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह करंट को नोट डाउन कर लीजिए, एक बॉक्स की रीडिंग मालूम करें और आपको पॉइंटर पे रीडिंग नोट डाउन करनी है। You can easily find out, and this will be 0.35 ampere. So for resistance you will use the equation R is equal to V upon I, and V is 0.82 and I is 0.35. When you divide these two numbers you will get the value of resistance, and that will be 2.3 ohm. तो यहाँ आपको 2 मार्क्स अभी नहीं मिलेंगे, आपको ये कॉलम भी फिल आउट करने हैं, जिसमें यहाँ इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और नेक्स्ट 2 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो इन रीडिंग्स को करने पर। वो कैसे करेंगे, अब आपको वोल्टेज की रीडिंग गिवन है और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। सो यू विल से यू नीड टू फाइंड आउट करंट। सो I इज़ इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो V इज़ 0.81 एंड R इज़ 3.7. यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एंड इट विल बी 0.22. तो आप यहाँ लिख दीजिए। सिमिलरली आपको रेजिस्टेंस मालूम करनी है, V अपॉन I करेंगे और आपको रेजिस्टेंस आ जाएगी, दैट विल बी 4.3 ओम। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। ये बढ़ते हैं। द स्टूडेंट कनेक्ट्स अ 3.3 ओम रजिस्टर बिटवीन टर्मिनल X एंड Y। अब रेजिस्टेंस जो है वो ये यूज़ कर रहा है, वो 3.3 ओम। जाहिर सी बात रीडिंग में चेंज, करंट कुछ और हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो अब ये सब सिनेरियो आपके जहन में आना चाहिए। करंट रेजिस्टेंस बढ़ जाए, करंट कम हो जाए, वोल्टेज के साथ क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, जो कि आप पढ़ चुके हैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में। सो रिकॉर्ड्स द वोल्टमीटर रीडिंग, रिकॉर्ड्स दी एमीटर रीडिंग इन टर्म्स ऑफ करंट। तो आप ओपन द स्विच, रिमूव 3.3 ओम रजिस्टर, और फिर आप प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं, आप रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं, 6.8 देन 10 ओम। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि पहले तो आपने मिसिंग वैल्यूज़ लिखनी है, वो मिसिंग वैल्यूज़ आप लिख चुके हैं, आपको 2 मार्क्स यहाँ मिल चुके हैं। एज अ रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल X एंड Y इज़ चेंज, क्योंकि आप रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रही है। चेंज का मतलब यहाँ बढ़ा रहे हैं आप रेजिस्टेंस, 0.0 से 3.3 ओम गए,
3.3 6.8 ओम गए हैं और देन यू विल मूव टू 10 ओम। तो वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द चेंज इन करंट अफेक्ट्स। ठीक है, पहले आपको बताना है वोल्टेज के अक्रॉस आपने बताना है। अब आप करंट को देख रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट कम होगा, जब करंट कम होगा करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब करंट डिक्रीज़ होगा तो वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, डायोड रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं, जब रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट अक्रॉस डायोड, पहले आपने करंट के बारे में बताना है, तो करंट तो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए एज द करंट डिक्रीजेस, करंट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि डायोड के अक्रॉस करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आप जो है वो आप रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, तो करंट डिक्रीज, जब करंट डिक्रीज़ हो रहा होगा तो आपका वोल्टेज जो है वो डायोड के अक्रॉस वो भी डिक्रीज़ कर रहा होगा। द वोल्टेज अक्रॉस डायोड डिक्रीजेस। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, अब आपसे डायोड की रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है वो एक्स और वाई पे जो आप रेजिस्टर लगा रहे हैं यहाँ पे, पहले आप ये यहाँ जो रेजिस्टर लगा रहे हैं आप बार बार, वो रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ रही है। पहले 3.3 थी, फिर आपने वैल्यू यूज़ करी 6.8, फिर इसको आप इंक्रीज़ कर रहे हैं 10। ठीक है, तो ये वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू जब बढ़ी, इसकी वैल्यू, तो डायोड पे क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस आपने यहाँ की बढ़ाई है तो यहाँ पे इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर हम लगाते तो यहाँ वोल्ट मीटर ज़्यादा ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होती, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। हमने एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे लिखा है कि वोल्टेज डिक्रीज़ करेगा। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस को क्या होगा डायोड की। ठीक है, तो चूँकि करंट कम जा रहा है, करंट हमने कहा करंट डिक्रीज़ कर रहा है डायोड के अक्रॉस, जब करंट कहीं डिक्रीज़ करता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस और करंट का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब करंट डिक्रीज़ करेगा आपका तो रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज़ होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एज द करंट डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, इस पे आपको 1 मार्क और 1 मार्क मिल जाएंगे दोनों पार्ट्स पे। A student sets up a circuit using the diagram as shown in figure 1.1. The student finds that when the connecting lead is connecting across the terminal X and Y and the switch is closed, the ammeter does not give a reading. उसने स्विच को क्लोज कर दिया, लीड लगा दी एक्स वाई के अक्रॉस, लेकिन एमीटर जो है ये रीडिंग गलत दे रहा है। इसका मतलब कुछ इशू है सर्किट के अंदर, इसके देयर इज़ सम रॉन्ग कनेक्शन। कह रहे हैं एमीटर टूटा हुआ नहीं है, एमीटर बिल्कुल ठीक है, बाय स्ट्रक्चर बाय कंस्ट्रक्शन वो बिल्कुल सही है, कुछ सर्किट में इशू है। सजेस्ट द एरर, कोई एक एरर बता दीजिए। तो मैं आपको रेंज ऑफ आंसर बता देता हूँ, आप इसमें से कुछ भी लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हो सकता है आपने डायोड गलत लगा दिया हो सकता है आपने वोल्ट मीटर पैरेलल की बजाय सीरीज़ में लगा दिया हो सकता है आपने पावर सोर्स फ्लिप कर दी हो, प्लस माइनस माइनस प्लस कर दिया हो सकता है आपने एम मीटर पैरेलल लगाया हो। तो ये सारी की सारी आंसर्स हैं, सारे के सारे जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायोड, पावर सप्लाई, एम मीटर रॉन्ग कनेक्टेड, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर कनेक्ट इन सीरीज़। तो ये आप जो आप सर्किट में गलती कर सकते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो यहाँ आपको 1 मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। हम 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में आपके पास जो है वो अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर इन टेस्ट ट्यूब अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अच्छा, एक हॉट वाटर को छोड़ रहे हैं और उसको कूल अप होने को टाइम दे रहे हैं, यानी कि वो ठंडे की तरफ जा रहा है। एक स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है आपके पास, आपको यहाँ ऑपरेटर्स में मेंशन की हुई है। ठीक है, और
पोर्स 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कोल्ड वाटर इनटू अ बीकर। पहले बीकर के अंदर एक कोल्ड वाटर 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का आपके पास मौजूद है, सही है। उसके बाद पोर्स हॉट वाटर इनटू, अब टेस्ट ट्यूब में एक हॉट वाटर डाला है और इतना कि वो 1/3 फुल हो जाए, और उस टेस्ट ट्यूब को अब वो कोल्ड वाटर के अंदर डिप कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है वो हॉट वाटर की टेस्ट ट्यूब जो है वो उसके अंदर पानी वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, अपने कूल रेट ऑफ कूलिंग यानी कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड बिफोर मेजरिंग द टेम्परेचर एंड स्टार्टिंग अ स्टॉप वॉच, ठीक है। 30 सेकेंड्स की मेजरमेंट हो रही है, यानी टाइम पीरियड बता रहे हैं आपको ना। सबसे पहले तो आपको एक थर्मामीटर गिवन है और थर्मामीटर में आपने रीडिंग लिखनी है, ठीक है। और रीड द थर्मामीटर रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 2.1 और आपने इसका आंसर यहाँ पे दे देना है। तो इसका आंसर आपके पास होगा, आप यहाँ पे नोट रीड कर लें, एक बॉक्स एक के ही बराबर है, आई थिंक इट्स 73। और मैं आगे पढ़ नहीं रहा, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन कॉलम्स में वो ऑब्जर्वेशन की यूनिट करने को बोलते हैं, टाइम का सेकंड्स होता है, टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो दोनों जगह डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो हमने पहले ही कर लिया, वो हमसे आगे पूछेंगे, मैंने आपको यहाँ पहले ही करा दिया। द स्टूडेंट्स मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर एवरी 30 सेकेंड्स, कहाँ तक जा रहे हैं, हर 30 सेकेंड के बाद रीडिंग नोट डाउन कर रहे हैं, और 180 तक जा रहे हैं। तो 130 के गैप से आप रीडिंग ले लीजिए, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180, ये भी आपके पास हो गया, ठीक है। डिस्क्राइब इन डिटेल वन प्रिकॉशन दैट स्टूडेंट मस्ट टेक टू मेक श्योर दैट टेम्परेचर मेजरमेंट। अब आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, कह रहे हैं एक किस प्रिकॉशन का ख्याल रखें, किस चीज़ का ख्याल रखें कि गलती ना हो। तो ये तो बहुत जनरल कॉमन सा एक रीज़न के टाइप पे तो हर इस सवाल के अंदर मौजूद होता है। इसमें आप लिख दें रीड थर्मामीटर स्केल एट राइट एंगल, ये इसका एक जनरल सा आंसर है, ये आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपको एक मार्क इसके मिल जाएंगे। इसका एक और आंसर ये भी हो सकता है, प्लेस द स्टॉप वॉच क्लोज टू द ट्यूब, ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो ये भी आंसर आप लिख सकते थे यहाँ पर। अब इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं। द स्टूडेंट्स रिपीट्स द प्रोसीजर ए एंड बी बट विथ 200 सेंटीमीटर वार्म वाटर इंस्टेड ऑफ कूल इन द बीकर। अच्छा, बीकर के अंदर अब उन्होंने क्या करा, पहले कोल्ड वाटर था, अब उन्होंने 200 सेंटीमीटर क्यूब का हॉट वाटर डाला। तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ कूलिंग जितनी जल्दी वहाँ हो रहा होगा यहाँ नहीं होगा। उसकी वजह क्या, यहाँ पे हॉट वाटर है बीकर में, वहाँ पे कोल्ड वाटर है बीकर में, सेंस बनता है, ठीक है। अब अगर हमें दो ऑब्जर्वेशन कॉलम गिवन हो तो हम जिसमें ठंडा पानी है उसमें टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप होगा, जो कि आप देख रहे हैं 73 पे स्टार्ट हुआ, 34 पे आ रहे हैं आप। और जब आपने वार्म वाटर यूज़ किया है तो फिर आप देख रहे हैं 75 से स्टार्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं कर रहा, और 180 सेकेंड पे आप 52 डिग्री सेंटीग्रेड गए, ये लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। तो ये हमने सेंस बना लिया पहले ही। अब वो हमसे क्या पूछेंगे, हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द एनोमेलस टेम्परेचर रीडिंग। एनोमेलस क्या होता है, यानी एक पैटर्न चल रहा है रीडिंग के अंदर। आप देख रहे हैं एक कांस्टेंट डिक्रीज़ आ रहा है, 70 के बाद रीडिंग होती है 68, देन 62, देन 57, देन एक अचानक से एक अजीब सी रीडिंग आ जाती है। वो आप देखें कहीं पिक करें, वो कह रहे हैं कि आप एक आइडेंटिफाई the anomalous temperature reading and explain how you decide the temperature is reading is this anomalous। पहले रीडिंग लिखनी है और फिर एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। तो रीडिंग देख लें, 75 था, 68, 63, 58, 55 के बाद एकदम 35 आ गया, फिर 52 आ रहा है। इसका मतलब यही वाली जो है ना, ये यहाँ पे ये रीडिंग एनोमेलस है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर क्या लिखेंगे, रीजन पे सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, यानी रीडिंग जो है वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पर यही आंसर जो है वो लिख देंगे, इट डज़ नॉट फॉलो द ट्रेंड और पैटर्न, इट डज़ नॉट फॉलो द ट्रेंड और पैटर्न, ठीक है। यूज़ द टेम्परेचर रीडिंग्स इन टेबल 2.1 टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ द हॉट वाटर इन टेस्ट ट्यूब। अच्छा, आपने बिल्कुल स्टार्ट से 180 तक जितना टेम्परेचर डिक्रीज नोट डाउन किया फॉर बोथ दी बीकर्स, जिसको आपने कोल्ड वाटर में रखा टेस्ट ट्यूब को या हॉट वाटर में रखा, दोनों के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस रीडिंग को लेंगे और माइनस करा देंगे 34 से, तो जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। 75 को लेंगे, 52 को से माइनस करा देंगे, वो लेंगे। तो आप 73 में से 34 को माइनस करा देंगे
तो इसकी रीडिंग आएगी आपके पास, और ये आपके पास होप सो आ जाएगी 39। तो ये तो हो गई आपके पास 39 कोल्ड की, और जब आप उसको माइनस कराएंगे 75 में 52 को, तो ये मेरे पास ये आपके पास रीडिंग आ जाएगी 23। ठीक है, ये आपने लिख दिया। आप यूनिट भी मेंशन कर दें ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हों। पार्ट ई पर आ जाते हैं। पार्ट ई में यूज़ योर आंसर टू डी पार्ट 2 टू डिसाइड हाउ द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इन द बीकर अफेक्ट्स द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो बड़ा आसान है, दोनों में के टेम्परेचर में इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि आपको पता है, मतलब वो क्या कह रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जल्दी डिक्रीज़ कर रहा है, जिसमें बीकर में ठंडा पानी है आपके पास, क्योंकि आपका टेम्परेचर बहुत जल्दी डिक्रीज़ होगा। तो ये आपने यही लिखना है यहाँ पे, इन कोल्ड वाटर लार्जर टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे आप ये लिख देंगे, लार्जर टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ आपने ये लिख दिया। ठीक है, या आप ये भी लिख दें, रेट ऑफ कूलिंग इज़ ग्रेटर। आपने क्या देखा वो लिखना है, रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं देना है आपने जो देखा वो लिखना है। आपने क्या देखा कि यार टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, और किसमें, जो आपका पहला कॉलम है रीडिंग का टेम्परेचर का, जिसमें आपके पास बीकर में कोल्ड वाटर। ठीक है, सजेस्ट वन इम्प्रूवमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, डिस्क्राइब इन ए एंड बी दैट अलाउज अ मोर वैलिड कंपैरिजन। कंपैरिजन कब होता है, जब आप इक्वालिटी करें। तो इक्वालिटी के लिए एक जनरल सा आंसर हम देख लेते हैं, whenever we start the reading for both the conditions, we must show that both the beaker we will start at same initial temperature। दोनों का initial temperature सेम होना चाहिए। जनरल पर्सपेक्टिव है, कॉमन सा जनरल सा आंसर है, यहाँ हमने इसको लिख दिया। आप लिख देंगे सेम इनिशियल टेम्परेचर, ये आपका एक मार्क का आंसर हो गया, आपको पूरे 10 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। अब आपके पास एक ये मूवमेंट से सवाल आया, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द बैलेंसिंग ऑफ अ मीटर रूल विच हैज़ अ लोड ऑफ मास m। ये मास m है, ये मास स्मॉल m है, ये आपके पास पिवट है जिसको आप फिक्स पॉइंट कहते हैं, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है आपके पास रोटेशन होती है, ए फॉर एंटी क्लॉकवाइज, सी फॉर क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो आपका कैपिटल एम वाला मास है वो 5 सेंटीमीटर पे मौजूद है, और जो आपका स्मॉल एम वाला मास है वो नहीं पता आपको, वो लिखा हुआ नहीं, आई थिंक वो आगे मालूम करना होगा, तभी नहीं लिखा हुआ। देखते हैं, अब आपको एक नीचे रीडिंग दी है, फिगर 3.2 शोज़ द पोजीशन ऑफ द 50 ग्राम मास। अच्छा, अब ये जो 50 ग्राम मास है, ये वाला द स्मॉल एम वाला ना, ये वाला जो है, इसकी पोजीशन बता रहे हैं यहाँ इसके ज़रिए। अब वो कहीं बीच में अगर हम बनाएं यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे हम, बड़ा आसान है मालूम करने का तरीका। फिगर शोज़ द पोजीशन ऑफ द 50 ग्राम मास व्हेन द रूल इज़ बैलेंस्ड, यानी इस कंडीशन में आपका जो रूल है ये है, ये बैलेंस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को फॉलो कर रहा है। व्हेन क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टेक रीडिंग्स फ्रॉम द रूल एंड यूज देम टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द 50 ग्राम मास ऑफ द रूल। अब आपने मालूम करना है, तो आप क्या करें, आप देखें ये 92 है 93, तो ये होगा 92.5, तो ये रीडिंग कितनी होगी, ये जो बीच में ये क्योंकि 93.5, इसी तरह 93.5, और जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है ना आप वो ले लीजिए, तो कोई सी भी ले लें, आप 96 भी ले सकते हैं, तो आप 96 ले लूँ अगर मैं करके देखता हूँ कैलकुलेशन, देन कैलकुलेटर निकालते हैं, 93.5 प्लस 96, 189.5 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 94.75। मैंने 96 ले लिया,
और 93.5 को 96 को ऐड करा के 2 से डिवाइड कराया और मेरे पास ये वैल्यू आई है 94.75। मैं जो है वो 94.7 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर 93 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2। सही है, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया। तो ये आंसर आप यहाँ लिख देंगे 94.7। अब आपने डी मालूम करना है, तो आपको पता है ये 94.7 पे रखा हुआ है, तो आप जो है वो 94.7 में से इस 50 को माइनस कर दें, यानी ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा 94.7 तक का है। ये जो आपके पास डिस्टेंस आया, जब आप इस डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे दिस वन, तो आपके पास खुद ब खुद यहाँ तक की रीडिंग आ जाएगी डी, और वो आपके पास आएगा। इसका मतलब 94.7 में से आप माइनस करा देंगे 50, सो योर आंसर विल बी 44.7। यहाँ इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपने 1000 को डी से डिवाइड करना है, तो डी तो आपको पता है 1000 डिवाइड बाई 44.7, तो यू गेट द आंसर 22.31। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बैलेंस द रूल एग्जैक्टली, डिस्क्राइब अ टेक्निक दैट स्टूडेंट यूज टू मेक श्योर दैट द वैल्यू ऑफ डी इज़ एक्यूरेट एज पॉसिबल। अच्छा, अब यहाँ कुछ सिनेरियो होगा। अब वो कह रहे हैं कि रूलर आपको जो है ना वो बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। डिस्क्राइब अ टेक्निक यूज टू मेक श्योर दैट द वैल्यू ऑफ डी इज़ एक्यूरेट एज पॉसिबल। अब वो बैलेंस नहीं हुआ तो आप क्या करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कोई चीज़, जब ये बैलेंस नहीं हो रहा होता तो आप क्या करते हैं, आप इन मास को स्लाइटली मूव करते हैं। स्मॉल एम को मूव करेंगे आइदर टूवर्ड्स और बैकवर्ड द पिवट, या कैपिटल एम को मूव करेंगे ताकि वो आपका बैलेंस हो जाए। तो बेसिकली आप कोई एक रीज़न लिख दीजिए यहाँ पे, एडजस्ट मास स्लोली until rule tilts one way। ठीक है, या आप उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, या आप लिखते हैं एडजस्ट अगेन इट टिल्ट्स द अदर वे। तो आप ये आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे मार्क्स, यानी आपने किसी एक साइड पे मार्क्स की पोजीशन चेंज करनी, जो आपके प्रैक्टिकल में आपने करा होगा अपनी लैब में, तो वो चेंज करने से क्या होता है, आपका रूलर जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आपने एग्जैक्टली यहाँ पे यही करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास जो है वो अब 20 सेंटीमीटर की रीडिंग लिखने पे पहले तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपने नोट दी 44.7 आई थी, और ये वाली रीडिंग जो है वो 22.3 आई थी। ठीक है, अब आपके पास टेबल कंप्लीट हो गई। अब आपने बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ में आपको वो कह रहे हैं ग्रेडियंट निकालना है, वो बाद में निकालेंगे। ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड ऑन द नेक्स्ट पेज प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एम ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपने ये लेना है, यानी इसको वाई एक्सिस पे लेना है, और एक्स ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा नहीं, आपने जो है वो अ ग्राफ ऑफ एम ऑन द वाई एक्सिस, इसको लेना है वाई पे, अगेंस्ट 1000/d ऑन एक्स है, इसको लेना है एक्स पे। ठीक है, अब हम करते हैं, दोनों को ले लेते हैं। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे फिर आंसर करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम पहले एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी नीड नहीं है वैसे, और एक ये लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब कहाँ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं, आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है।
देखिए एक्स में साफ साफ लिखा हुआ है, एक्स में आपने लेना है मास को, तो आप लिख दीजिए, ठीक है। और वाई में आपने लेना है 1000/d को, तो यहाँ लिख दीजिए 1000/d, और यूनिट ज़रूर मेंशन करेंगे 1/cm। यहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने इसका ख्याल नहीं किया तो। अब आप स्केल करें, स्केलिंग में 50 से मिनिमम रीडिंग स्टार्ट हो रही है, 100 तक जा रही है। तो एक काम करते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, इसको 40 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, और 100 ले लेते हैं, ठीक है। आप फैला के भी लिख सकते थे, खैर। तो हमने यहाँ जो स्केल बनाया, स्केल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा स्केल है कितने के बराबर। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, वन स्मॉल बॉक्स देख लेते हैं कितने के बराबर है हमारा। 20 डिवाइड बाय 10, इट विल बी 2। वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 ग्राम, यानी एक बॉक्स 2 ग्राम के बराबर। ये जो एक बॉक्स नज़र आ रहा है ये 2 के बराबर है, इसका बस ध्यान रखेंगे। अब वाई एक्सिस से प्लॉटिंग कर लेते हैं। वाई एक्सिस में रीडिंग देखते हैं, 22.3 से स्टार्ट हो रही है, 45 तक जा रही है, ओके। तो यहाँ तो आसान है, यहाँ तो आप एक बॉक्स एक ही के बराबर ले लें, 10, 20, 30, 40। अच्छा, यहाँ तो रीडिंग इतनी बड़ी नहीं जा रही है, तो हमें और इसको बड़ा कर देते हैं। हम जो है वो यहाँ 10 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। थोड़ा ग्राफ बड़ा बन जाएगा हमारा, सही है। और अब हम प्लॉटिंग करते हैं। अब आपको पता है हमारे पास 50 जो है वो 22.3 पे है, 50। तो 42, 44, 46, 48, 50 ये आ गया। तो 50 पे आपके पास हमारे पास जो है वो 22.3 आ रहा है। 22.3 जो है वो हमारे पास आएगा 22, 20, 21, 22, बस यहीं ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 60 पे 26.5, 60 पे 26.5 यहाँ ले लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 70 पे 31 आ रहा है, 70 बीच में आएगा आपके पास, 70 पे 31 यहाँ आ गए आप, ठीक है। बेस्ट फिट लाइन बनाएंगे। और 80 पे 35.5 आ रहा है, 80 पे 35 यहाँ बना देते हैं। और 90 पे 39.5 आ रहा है, 90 बीच में आएगा आपके पास, 39.5 वो यहाँ कहीं आ जाएगा। और 40 पे आपके पास 100 पे आ रहा है, 45 100 पे 45 आ रहा है, तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी। अब बेस्ट फिट लाइन बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा, लाइन स्टार्ट करनी है आपने ओरिजिन से, इसका भी ध्यान रखना है। आई थिंक सही है लाइन, ठीक है। अब हमें निकालना है जो है ग्रेडियंट निकालना है हमें, ठीक है। बेस्ट फिट लाइन तो बना दी है। अब ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, होता है इट विल बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दो पॉइंट ले लें कोई आसान से। पहले 2 पॉइंट मार्क करते हैं, एक ले लेते हैं, एक तो 20 ले लेते हैं, सही है। तो इसको देख लेते हैं, हमारे पास y1 की वैल्यू 20 है और x1 की वैल्यू
42, 44 और 46 है करीब करीब ना। दूसरी वैल्यू मार्क करते हैं, दूसरी वैल्यू यहाँ ले लेते हैं हम लोग 40 पे। ये थोड़ा सा मैंने गलती करी शायद, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेना, ये गलती ना हो। ये लाइन यहाँ से नीचे की तरफ चली जाएगी, सही है। और ये आ रहा है 82, 80, 900, 98, 96, 94, ऑलमोस्ट 93 ले लेते हैं। 94 ही के करीब करीब है, 94, 93 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया x2 और y2 की वैल्यू हो गई 50। तो हम करते हैं 40 - 20 करते हैं यहाँ पे, 40 - 20 और x2 - x1 कर लेते हैं। और ये हो गया हमारे पास 93 - 46। अब इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये तो ऊपर हो गया आपके पास 20, 93 - 46, 47, 20 डिवाइड बाई 47 डिवाइड बाई 0.42, ठीक है। तो यहाँ मैंने ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ई ऑफ योर लाइन, शो ऑल वर्किंग इंडिकेट ऑन द ग्राफ दैट द वैल्यूज यू यूज़। अच्छा, यहाँ मैंने गलती कर दी, मैंने मास को जो है ना वो वाई पे ले लिया है। मास को वाई पे लेना था, मैंने एक्स पे प्लॉट कर दिया। तो कुछ नहीं है, मेरी ये रीडिंग जो है ना वो आई है, यानी मैंने रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट निकाला है। तो मेरा ग्रेडियंट सही है नहीं, ये मालूम चल जाएगा। मैंने 20 डिवाइड बाय 47 किया तो 0.425 रीडिंग आई। अब मुझे इसको 1 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट ग्रेडियंट की वैल्यू जब आएगी जब मैं 1 से डिवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैंने दोनों स्केल को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। मेरा वाई पे जो है वो एक्स होना, मेरे वाई पे मास होना चाहिए था, मैंने 1000 पर डी ले लिया। तो इसका आंसर मेरा सही है ये नहीं, बिल्कुल मालूम चल जाएगा, विच इज़ 0.2.3। और ये मेरा विद इन रेंज आंसर आ रहा है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक किया है। और ठीक है, आप मैच कर सकते हैं मार्कशीट से। अगर आप डायरेक्ट वो लेंगे, क्योंकि मैंने गलती कर दी, अगर आप मास वाई एक्सिस पे लेंगे और लास्ट कॉलम को एक्स पे लेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा विदाउट टेकिंग डिवाइड बाय 1। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने m की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। आपने अपने g की वैल्यू को जो आपके पास आई है 22.2 मल्टीप्लाई बाय 2.3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। Can I suggest why this is method of determining the mass of the fixed load is unsuitable if a movable load of mass is 40 ग्राम। क्या अगर हम 40 ग्राम यूज़ करें मास को, तो ये मेथड जो है वो सूटेबल नहीं रहेगा। क्यों सूटेबल नहीं रहेगा? अगर आप इस मास को 40 ग्राम कर देंगे तो ये जो आपका ये जो आप मूवमेंट है, ये जो आपकी रॉड है, ये बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। 44 इसका मास है 94.7, यानी आपने मास इतना कम कर दिया स्मॉल m का, वो आप 40 ग्राम पे ले गए 94.7 से, तो फिर बैलेंस तो नहीं कर पाएंगे आप। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इम्पॉसिबल हो जाएगा बैलेंस करना, ठीक है। अब आप लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, जो कि होता नहीं है। अ स्टूडेंट हैज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ मालूम करने के लिए निकले, एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहे हैं फोकल लेंथ मालूम करने के लिए। फोकल लेंथ का आपको फॉर्मूला दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फोकल लेंथ मालूम करने का, जिसमें u इज़ दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि आप ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक मेजर करते हैं, और v इज़ द इमेज डिस्टेंस, जो लेंस से लेकर इमेज तक मेजर करते हैं। f इज़ दी फोकल लेंथ यू ऑलवेज मेजर, जहाँ फोकस से लेकर आपके लेंस के सेंटर तक का। ये सब आपको यहाँ बता दिया उन्होंने ना, डायग्राम बना के दिखा दिए। योर लैम्प इज़ दी ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग लेंस है, कार्ड को आप एज अ स्क्रीन यूज़ कर लेंगे। और अब ये सब है,
कह रहे हैं इन योर प्लान लिस्ट एनी एडिशनल एपरेटस लिख दें, डायग्राम बना दें, यू एंड वी लेबल कर दें, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट की मेथड लिख दीजिए, स्टेट द स्टेप टेकिंग एंड ऑब्टेन अ शार्प, मतलब वही मेथड को लेके कैसे आप एक फोकस और शार्प इमेज मालूम कर सकते हैं इसके बारे में बताएं, और कैसे फोकल लेंथ की रीडिंग निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रीडिंग लेते हैं, हम एपरेटस यहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे। एपरेटस में आपके पास होना चाहिए 1 मीटर रूलर होना चाहिए, क्योंकि आप सबको डिस्टेंस पे रखेंगे ना, और डिस्टेंस ही तो मेजर करना है आपने। तो आपके पास मीटर रूलर या मेजरिंग टेप तो होना ही होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास स्क्रीन होनी चाहिए। अब वो स्क्रीन कोई वाइट पेपर हो आपके पास जिस पे आप देखें, या कोई कार्ड हो, वो आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। आपने इतनी सारी लेंस की डायग्राम देखी हैं, उनमें से कोई भी बना दीजिए। सबसे पहले तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना दें। पेपर में आप परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस बना के आइएगा, ठीक है, जो कि होता है वो एग्जैक्ट, यानी इस तरह। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल, विच इज़ द लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना दें। और फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, रफ बना दें बस, ठीक है। और दूसरी लाइन सेंटर से जाएगी, तो ये आपकी जो है वो जो लाइन फिर आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं ये पता होना चाहिए। ये आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिख दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ये आपकी इमेज बनी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका u होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका v होता है, यानी इमेज से लेकर आपका। और ये वाला पॉइंट क्योंकि आपने यहाँ से गुजारा, आपको रूल पता है, व्हेनेवर द लाइट इज इनकमिंग लाइन इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज गो फ्रॉम द फोकस। तो ये फोकस हो गया। फोकस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, सेंटर तक का। सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, u इज़ योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये सेंटर से लेकर लेंस के इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होता है। तो मैंने रफली यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब आप ये सब यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में भी ना, कि कैसे मैं फोकल लेंथ निकालूंगा। तो ऑब्जर्वेशन नहीं, आप यहाँ लिख दें मेथड, जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, मर्ज़ी आपकी, एडजस्ट ऑब्जेक्ट लेंस या फिर इमेज, ठीक है। उसको एडजस्ट करेंगे आप टू गेट दी शार्प फोकस्ड इमेज, ठीक है। उसके बाद जब आपको इमेज मिल जाएगी, मेजर या कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। फिर आप क्या करेंगे, यूज़ इक्वेशन f इज़ इक्वल टू uv ओवर u प्लस v टू कैलकुलेट दी फोकल लेंथ। ये आपका फोकल लेंथ निकाल लेंगे आप, और फिर आप यही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, ठीक है। यही बात आप मतलब टेबल तो बनाएंगे ऑब्जर्वेशन का, ज़रूरी है, नंबर मिलते हैं उस पर। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप एक बना दीजिए, मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ। ऑब्जर्वेशन में
आप एक कॉलम तो यू का ले लेंगे सेंटीमीटर में, यूनिट ज़रूर मेजर करेंगे, वी का ले लेंगे सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ इज़ यू वी ओवर यू प्लस वी, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन कॉलम हो जाएंगे जहाँ पे आप रीडिंग ले लेंगे बस। तो यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 6 आउट ऑफ 6। तो ये आपके पास सॉल्यूशन था आपके पेपर 42 का, मई जून 2024 का, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।